हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आज के इस सेशन में। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप लोग अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो जितने भी आपके अपकमिंग एग्जाम हैं उनमें करंट अफेयर का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होगा। तो बहुत जल्दी से जो है 15 मिनट में हम लोग देखते हैं कि आज की खबरें क्या हैं। सबसे पहली जो न्यूज़ है आज की, उसमें एक इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट मैं आपको बताऊंगी, वो भी आपका बहुत काम आएगा स्टैटिक जीके में। देखना बच्चे, एक आपका कॉन्सेप्ट होता है इकोनॉमिक्स में एमएसपी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। मिनिमम सपोर्ट प्राइस के जैसे ही एक और कॉन्सेप्ट है, इसे कहा जाता है एफआरपी। एफआरपी इसका फुल फॉर्म है फेयर एंड रिम्यूनरेटिव प्राइस। ठीक है, हिंदी में से क्या कहा जाता है? उचित और लाभकारी मूल्य। ये बेसिकली वह मूल्य है जो कि सरकार के द्वारा निर्धारित किया जाता है और इस न्यूनतम मूल्य पर कोई भी चीनी मिल गन्ना किसानों से उनके गन्ने को खरीदती है। ठीक है, तो जितनी भी शुगर मिल है उनको किसानों से अगर गन्ना खरीदना है तो उसके लिए वो मिनिमम जो प्राइस देते हैं, मिनिमम जो कॉस्ट उसकी रखते हैं, उसे ही क्या कहा जाता है? एफआरपी कहा जाता है। तो सबसे पहली न्यूज यही है कि हमारी जो सरकार है, सरकार के द्वारा एफआरपी में यानी कि जो गन्ने का प्राइस है 2025-26 के फाइनेंशियल ईयर के लिए वो बढ़ा दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने चीनी सीजन 2025-26 के लिए गन्ने का जो एफआरपी है उसे 355 रुपए पर क्विंटल करने पे मंजूरी दे दी है। तो यही जो है आपका है, और यहाँ पे आपको एक फैक्ट याद रखना है कि 355 पर क्विंटल जो है एफआरपी हो गया है। कौन से साल के लिए? 2025-26 के फाइनेंशियल ईयर के लिए। ठीक है, और ये डिसीजन किसने लिया है? तो जो आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति है, ठीक है, जिसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की है, इस समिति के द्वारा ये डिसीजन लिया गया है। अगली जो आपकी न्यूज है, इसमें बच्चे एक न्यूज काफी ज्यादा चर्चाओं में रही थी जिसके कारण हमें ये कॉन्सेप्ट पढ़ना होगा। तो देखना, न्यूज है आपकी केसीआर, जो के चंद्रशेखर राव, तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री, इनके द्वारा कहा गया है या फिर इनके द्वारा जो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा चलाया जा रहा है एक ऑपरेशन है। इस ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन कगार। ये ऑपरेशन पे इन्होंने सवाल उठाए हैं। इन्होंने कहा है कि ऑपरेशन कगार जो है उस तरीके से नहीं चलाया जा रहा है या फिर ये आपका इलीगल वे में चलाया जा रहा है। ठीक है, तो आप जानते हैं कि ऑपरेशन कगार क्या चीज है। ये ऑपरेशन सेंट्रल गवर्नमेंट का ऑपरेशन है और किस चीज के लिए ऑपरेशन चलाया जा रहा है ये आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, तो देखना बच्चे, गृह मंत्रालय के द्वारा शुरू किए गए ऑपरेशन कगार का उद्देश्य क्या है? नक्सलियों का सफाया करना और माओवाद की राजनीतिक विचारधारा को खत्म करना। तो बेसिकली जैसे छत्तीसगढ़ वाला खास करके जो एक कह सकते हैं कि इस ऑपरेशन को चलाए जाने वाले जो स्टेट हैं उनमें सबसे ज्यादा जो फोकस किया जा रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा वो है आपका छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ जैसे जो नक्सल प्रभावी क्षेत्र है, ठीक है, उन क्षेत्रों पे ये ऑपरेशन चलाया जा रहा है, केंद्र सरकार के द्वारा ऑपरेशन चलाया जा रहा है। तो इसे याद रखना, ऑपरेशन कगार जो है आपका नक्सलियों के खिलाफ या फिर माओवादियों के खिलाफ चलाया जा रहा सेंट्रल गवर्नमेंट का एक ऑपरेशन है। केंद्रीय गृह मंत्री ने घोषणा की थी कि केंद्र सरकार के द्वारा नक्सल मुक्त भारत की दिशा में काम कर रहे इस ऑपरेशन का उद्देश्य है 31 मार्च 2026 तक नक्सलवाद को खत्म करने का लक्ष्य रखा गया है। ठीक है, तो इसके तहत बच्चे क्या किया जा रहा है कि बहुत सारे नक्सलियों को मारा जा रहा है। ठीक है, और जो नक्सली आपके लापता है, ठीक है, जिनका पता नहीं है, तो उन पे इनाम रखा गया है। लगभग जो है 25 से लेकर के 50 लाख तक का इनाम जो एक नक्सली के नाम पे रखा गया है और बहुत तेजी से जो है आपका ऑपरेशन काम कर रहा है। तो यही जो आपका ऑपरेशन है चर्चाओं में रहा क्योंकि इस पे तेलंगाना सरकार ने आपत्ति जताई है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि ऑपरेशन कगार इसका उद्देश्य क्या है और ये सेंट्रल गवर्नमेंट का जो चलाया जा रहा ऑपरेशन है ये आपका मुख्यतः छत्तीसगढ़ में लागू है। ठीक है, और उसके तहत क्या किया जा रहा है? नक्सलवादियों को और माओवादियों को साफ किया जा रहा है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है 31 मार्च 2026 तक सरकार के द्वारा लक्ष्य रखा गया है नक्सलवादी क्षेत्र को खत्म करने का। अगला बच्चे जो न्यूज है वो एमएमए से रिलेटेड है। आप लोगों ने कभी सुना होगा एमएमए के बारे में या फिर खास करके जो बॉयज हैं आप लोगों ने तो देखी भी होंगी एमएमए की फाइट, मिक्स मार्शल आर्ट जो है इसे कहा जाता है। ठीक है, तो अगली जो न्यूज है वो स्पोर्ट्स से रिलेटेड है और एमएमए को जो है आपका इंक्लूड किया जा रहा है एशियन गेम में। ठीक है, अभी देखिएगा एशियाई खेल 2026 ये कहां पर होने हैं? ये होने हैं आपके जापान में। जापान की एची और नागोया में आयोजित होंगे 2026 में। ठीक है, और यहां पर अभी जो एशियाई ओलंपिक परिषद है इन्होंने कहा है कि 2026 में जो आपके एशियाई खेल होंगे इसमें एक तो क्रिकेट को कंटिन्यू किया जा रहा है और दूसरा इन्होंने कहा है कि जो मिश्रित मार्शल आर्ट है यानी कि एमएमए है इस आयोजन में अपनी शुरुआत करने के लिए तैयार है। तो एक प्रश्न आपको पूछा जाएगा कि कौन सा खेल है जो कि 2026 के
के एशियन गेम में पहली बार अपना डेब्यू करेगा। तो ये खेल है बच्चे आपका MMA, ठीक है, मिक्स्ड मार्शल आर्ट इसे कहते हैं, और एक तरीके का जो है आपका बॉक्सिंग के जैसे ही है, मतलब आप कह सकते हैं बॉक्सिंग है लेकिन इसमें गियर नहीं है, ठीक है, किसी प्रकार के सेफ्टी इक्विपमेंट नहीं पहने जाते हैं, कुश्ती का भी कुछ कुछ जो है इसमें आपका है ना। तो इस बारी की फाइटिंग को जो है MMA कहा जाता है, और अब MMA जो है डेब्यू करने जा रहा है 2026 के एशियन गेम में। दूसरा एशियन गेम के वेन्यू को याद रखिएगा, इससे पहले जो एशियन गेम हुआ था आपका 2023 में, वो हुआ था आपका हांगझाओ में, हांगझाओ यानी कि चाइना में, ठीक है। यहां पर भी क्रिकेट हुआ था, और जो बच्चे क्रिकेट होता है ना, क्रिकेट के आपके 3 संस्करण है, टेस्ट भी होता है, ODI भी होता है, आपका T20 भी होता है। तो एशियन गेम में जो है आपका T20 एडिशन खेला जाता है। अभी जो 2023 में T20 एडिशन हुआ था एशियन गेम में, वहां पे पुरुषों में भी और महिलाओं में भी, दोनों में ही गोल्ड मेडल जो है भारत की टीमों ने जीता था, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना कि क्रिकेट को कंटिन्यू किया जा रहा है, ठीक है, और डेब्यू किया जाएगा MMA के द्वारा। उसके बाद एक प्रश्न आपको पूछा जाएगा कि क्रिकेट जो है ओलंपिक में कब शामिल होगा, ठीक है, ये पूछा जाएगा। तो प्रस्तावित बच्चे ये है कि 2028 का जो ओलंपिक होना है लॉस एंजलिस में, यानी कि LA में, ठीक है, वहां पे जो LA का ओलंपिक है 2028 में, यहां पे हो सकता है कि क्रिकेट का जो T20 फॉर्मेट है ये पहली बार जो है आपको ओलंपिक में देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये दोनों ही चीजें आपको याद रखनी है, 2026 का एशियन गेम और 2028 का आपका ओलंपिक, ठीक है। इन दोनों में खास बात क्या है, यहाँ पे आपका जो क्रिकेट है ओलंपिक में वो पहली बार डेब्यू करेगा, और जो MMA है वो 2026 के एशियन गेम में पहली बार डेब्यू करने जा रहा है, ठीक है। अगली बच्चे जो न्यूज है ये अपॉइंटमेंट है। अभी एक बॉडी कह सकते हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन है, इस ऑर्गेनाइजेशन में का नाम है राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड जो है एक प्रकार की एग्जीक्यूटिव बॉडी है, और यहाँ पे इसके अध्यक्ष के रूप में नामित किया गया है पूर्व रॉ प्रमुख रहे आलोक जोशी जी को, ठीक है। तो इसके अध्यक्ष के रूप में जो है आपका आलोक जोशी को नियुक्त किया गया है। अभी बच्चे आपको पता है कि भारत और पाकिस्तान में के बीच में जो सिनारियो चल रहा है ना, उसके बीच में जितनी भी हमारी ये जो सेंट्रल फोर्सेस हैं या फिर जितनी भी हमारे इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, वहां पे जो है एक तरीके से उनका काम जो है आपका एक तरीके से वो एक्टिव हो गए। हालांकि वो हमेशा ही एक्टिव है, लेकिन अभी जो है उनके ऊपर जो भार है वो थोड़ा सा ज्यादा हो गया है ना, पहलगाम हमले के बाद में। तो बहुत सारे जो है डिसीजन सरकार के द्वारा लिए जा रहे हैं, उसमें से एक डिसीजन ये है कि जो हमारा ये नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर बोर्ड है, इसके हेड के रूप में जो है अपॉइंट किया जा रहा है आलोक जोशी को, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी अपॉइंटमेंट है, इनका नाम आपको याद रखना है। बाकी संस्था की अगर हम बात करें या फिर इस ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, तो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड एक कार्यकारी निकाय है। इसका गठन भारत सरकार के आदेश के द्वारा किया गया था, ठीक है, एग्जीक्यूटिव बॉडी है। और इसकी शुरुआत या फिर इसका गठन जो है कब किया गया था, तो पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और इसके साथ में आपके पहले राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ब्रजेश मिश्रा, ठीक है। ये अपने आप में बच्चे स्टैटिक का एक क्वेश्चन है कि हमारे पहले NSA कौन थे, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर कौन थे। जैसे कि वर्तमान में हमारे NSA जो है उनका नाम है अजीत डोभाल, है ना। तो इस तरीके से आपको प्रश्न पूछा जा सकता है कि हमारे जो पहले NSA थे उनका नाम बताइए। तो हमारे पहले NSA थे ब्रजेश मिश्रा, उनके द्वारा, और पहले जो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी, इन दोनों के द्वारा 1998 में इसकी स्थापना की गई थी, ठीक है। 1998 में इसका स्थापना है, और हेडक्वार्टर जो है इसका नई दिल्ली में है। तो इतना आपको इसके बारे में याद रखना है। नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजरी बोर्ड, इसके हेड के रूप में, इसके चेयरपर्सन के रूप में आलोक जोशी जी का यहाँ पे अपॉइंटमेंट किया गया है। अगली जो बच्चे न्यूज है उसमें थोड़ा सा देखेंगे आप लोग, ओबिचरी से रिलेटेड है। आप इन्हें जानते होंगे, अभिनव बिंद्रा, ठीक है, भारत के गोल्डन बॉय भी कहे जाते हैं। इन्होंने शूटिंग में पहला व्यक्तिगत स्वर्ण पदक भारत को दिलाया था, है ना। शूटिंग में नहीं, बल्कि एक प्रश्न आता है आपका कि ओलंपिक में सबसे पहला जो गोल्ड मेडल हमने जीता था व्यक्तिगत स्पर्धा में, वो किसने जीता था। तो भारत की तरफ से अभिनव बिंद्रा वो व्यक्ति थे जिन्होंने कि भारत को पहला व्यक्तिगत गोल्ड मेडल दिलाया था ओलंपिक में, ठीक है। इनका खेल है शूटिंग। और बच्चे अभिनव बिंद्रा हो गए, गगन नारंग हो गए, या फिर बहुत सारे एक इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी जिन्होंने कि भारत को इंटरनेशनल पोडियम पे भारत को जो है डेकोरेट किया है, भारत को एक तरीके से भारत को रिप्रेजेंट किया है। इन खिलाड़ियों को कोच करने वाले, इन खिलाड़ियों को मेंटर के रूप में जाने जाने वाले मिस्टर सनी थॉमस, इनका हाल ही में देहांत हो गया है, ठीक है। तो इनका नाम थोड़ा सा याद रखिएगा। सनी थॉमस पूछा जाएगा कौन से खेल से रिलेटेड है, तो ये जो है आपके फॉर्मर नेशनल शूटिंग कोच रहे हैं, ठीक है, सनी थॉमस। इनका हाल ही में देहांत हो गया है, और इनको बच्चे द्रोणाचार्य पुरस्कार 2001 में मिला है, ठीक है। और साथ में जो है इन्होंने जो नेशनल शूटिंग कोच टीम है उसको कोच किया है 1993 से लेकर के 2012 तक, ठीक है। तो इनका नाम याद रखना है आपको, मिस्टर सनी थॉमस, ठीक है। हाल ही में इनका देहांत हुआ है।
अगली जो न्यूज़ है ये हमारी नॉर्थ ईस्ट से है, ठीक है। 2 स्टेट हैं और 2 स्टेट के बीच में एक नया नेशनल हाईवे बनाया जा रहा है और पूरी तरीके से जो है आपका बिल्कुल रॉ जमीन पे जो है आपका नेशनल हाईवे बनाया जा रहा है, ठीक है। तो इस तरीके की जब कोई चीज़ बच्चे पहली बार शुरुआत की जाती है ना, देखिए बहुत सारे नेशनल हाईवेज तो ऐसे हैं जो कि बनते हैं, जो कि पुरानी रोड पर बनते हैं या फिर जो पुरानी ही आपके रूट्स हैं उनको डेवलप किया जाता है, उनको जो है आपका रिकंस्ट्रक्ट किया जाता है, ठीक है। कुछ रूट्स ऐसे होते हैं जिनको कि पहली बार बनाया जाता है, तो इस तरीके की जो चीज़ें हैं उन्हें ग्रीनफील्ड कहा जाता है। तो बच्चे 2 आपके स्टेट है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपका गुवाहाटी है, ठीक है, और यहाँ पे जो है आपका मेघालय है। तो गुवाहाटी और मेघालय यानी कि असम और मेघालय, इन दोनों स्टेट के 2 बड़े बड़े जगहों को जोड़ने के लिए जो है आपका एक नेशनल हाईवे के रूप में एक नया रूट तैयार किया जा रहा है, उसके बारे में थोड़ा सा देखेंगे। और केंद्र सरकार ने इसे हाल ही में मंजूरी भी दे दी है। देखना, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाइब्रिड इम्यूनिटी मोड पर मेघालय के मावलिंगखू और असम के पंचग्राम तक लगभग 166 किलोमीटर लंबे ग्रीनफील्ड हाई स्पीड कॉरिडोर के विकास को मंजूरी दे दी है। इसकी कुल लागत आपको नहीं पूछी जाएगी, लेकिन लंबाई पूछी जा सकती है, तो 166 किलोमीटर, ठीक है। कौन से 2 स्टेट की 2 जगहों को जोड़ रहा है? तो मेघालय के मावलिंगखू, ठीक है, यहां से लेकर के असम तक जो है आपका ये नेशनल हाईवे जाएगा। और ये नेशनल हाईवे बच्चे कौन से नेशनल हाईवे का पार्ट होगा? तो ये NH6 का, ये आपका NH6 का ही पार्ट है। लगभग 166 किलोमीटर इसकी लंबाई है। मेघालय से लेकर जो है आपका असम तक जाएगा। और असम में जो है आपका 2 बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं बच्चे नॉर्थ ईस्ट में, अगर आप देखेंगे तो ये है आपका गुवाहाटी, ठीक है, और ये है आपका सिलचर। तो गुवाहाटी को सिलचर से जोड़ने के लिए भी जो है आपका NH बनाया जा रहा है, ठीक है। तो NH6 का ये आपका पार्ट होगा और 2 स्टेट की अलग अलग जगहों को जो है जोड़ने के लिए कॉरिडोर बनाया जा रहा है। इसे आपको याद रखना है, मेघालय से लेकर के असम तक। अगला बच्चे जो न्यूज़ है ये पॉलिटी की न्यूज़ है, ठीक है। हम पॉलिटी में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ते हैं, वो है फंडामेंटल राइट, ठीक है, मौलिक अधिकार। तो मौलिक अधिकार जब आप पढ़ते हैं तो उसमें आता है आपका स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक है। स्वतंत्रता के अधिकार में जो 2 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, एक आपका आर्टिकल 19 है और एक आपका आर्टिकल 21 है। तो आर्टिकल 21 जो है इसमें बच्चे क्या आता है? इसमें आता है प्राण और देह की स्वतंत्रता, ठीक है, प्राण और देह की स्वतंत्रता। अब ये प्राण और देह की स्वतंत्रता में क्या क्या चीजें होती है, इसमें आपको कौन कौन सी फ्रीडम मिलती है? तो इसके तहत जो फ्रीडम हमें मिलती है, राइट टू मेडिकल केयर, राइट टू शेल्टर यानी कि रहने का, कहीं भी रहने का अधिकार है हमें, ठीक है, राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार है, राइट टू फूड है, राइट टू लिवलीहुड है, राइट टू प्रिवेसी है, राइट टू हेल्थी एनवायरनमेंट है, ठीक है। तो इसके तहत वैसे इसे अगर आप डिराइव करते जाएंगे या फिर इसे जो है अगर आप डिटेल में जाएंगे ना, तो इसके तहत जो है बहुत सारे जो है हमें राइट मिलते हैं, ठीक है। आर्टिकल 21, तो आर्टिकल 21 एक बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है और अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने इसे और ज्यादा डिस्क्राइब करते हुए यह भी कह दिया है कि जो व्यक्ति हैं, जो भारत के व्यक्ति है ना, उनको ई गवर्नेंस और कल्याण वितरण प्रणालियों के तहत समावेशी और सार्थक डिजिटल पहुंच, ये हमारा एक फंडामेंटल राइट है, ठीक है। अब ई गवर्नेंस या फिर ये वाली चीजें क्या होती है? आप लोगों ने बच्चे KYC का नाम सुना होगा, है ना। KYC का इस्तेमाल किया जाता है जब हम किसी सरकारी योजना का लाभ उठा रहे होते हैं या फिर किसी सरकारी संस्था का हिस्सा बन रहे होते हैं ना। KYC जो है आपका अधिकतर बैंकों के द्वारा की जाती है। तो ये जो आपकी KYC वाली चीजें हैं या फिर जो आपकी ई गवर्नेंस वाली चीजें हैं, उन तक हमारी पहुंच हो, ठीक है। हर व्यक्ति को, चाहे वो व्यक्ति किसी भी कम्युनिटी से आता हो, चाहे वो समाज के किसी भी तबके का हिस्सा हो, हर व्यक्ति को ई गवर्नेंस तक पहुंचने का अधिकार है। और ये अधिकार हमारा कौन सा वाला राइट है? ये हमारा आर्टिकल 21 के तहत आने वाला राइट है, ठीक है। ये किसने कहा है? सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, ठीक है। और सुप्रीम कोर्ट ने RBI को कहा है, जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, कि जितने भी विकलांग या फिर जो दिव्यांग लोग हैं उनको भी जो है KYC के तक पहुंच होनी चाहिए, ठीक है। तो ये जो आपका ई गवर्नेंस वाला सिस्टम है, ठीक है, ये जो आपका कल्याण वितरण प्रणाली, कल्याण का मतलब है जो वेलफेयर स्कीम्स होती हैं सरकार की ना, वो हर व्यक्ति तक जानी चाहिए। और हर व्यक्ति तक पहुंच के लिए जो है आपका जो डिजिटलाइजेशन की प्रोसेस सरकार ने स्टार्ट की है, उसमें एक्सेसिबिलिटी होनी चाहिए हर व्यक्ति को। अब ओवैसी बात है बच्चे की, जो पढ़ा लिखा है या फिर थोड़ा सा भी प्रिविलेज जिस व्यक्ति के पास में है, उसको ऑलरेडी जो है इन चीजों की समझ है, वो ऑलरेडी जो है एक्सेस कर सकता है इन सारी चीजों को। लेकिन जो थोड़ा सा भी समाज में किसी भी तरीके से पिछड़ा हुआ व्यक्ति है, वो इन सब चीजों से दूर है, जिसके कारण क्या होता है, जो सरकारी लाभकारी योजनाएं होती है वो उस व्यक्ति तक नहीं पहुंच पाती है, ठीक है। तो इसको लेकर के जो है अभी सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन सुनाया है और RBI को भी कहा है कि जितनी भी आपने जो KYC प्रणाली खोली हुई है,
उनको एक्सेसिबल ज़्यादा बनाया जाए, जो समाज में जो है आपके वंचित, कमजोर, विकलांग या फिर ऐतिहासिक रूप से जो बहिष्कृत वर्ग हैं, उनके जो लोग हैं उनके लिए भी जो है एक्सेसिबल इसे बनाया जाए। ठीक है, तो ये थोड़ा सा याद रखना है कि ये जो आपका कल्याण वितरण प्रणालियों तक समावेशी और सार्थक डिजिटल पहुंच, ये क्या है बच्चे, ये हमारा आर्टिकल 21 के तहत एक मौलिक अधिकार है। ठीक है, जो कि जीवन के और स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी देता है। ठीक है, तो आर्टिकल 21 आपका चर्चाओं में था, इसे थोड़ा सा याद रखिएगा। अब जो है अंत में एक बड़ी इंटरेस्टिंग न्यूज़ पढ़ते हैं। देखना बच्चे, आज की लास्ट न्यूज़ है और इसे देखिएगा। आपको एक पहाड़ दिख रहा है, पहाड़ में बहुत सारे लोग दिख रहे हैं। ठीक है, क्या लग रहा है, कहीं यात्रा हो रही है ना। कहाँ की यात्रा है, ये माउंट एवरेस्ट है। ये माउंट एवरेस्ट पे जो आपको रेड येलो कलर दिख रहे हैं ना, ये लोग हैं एक्चुअल में, ये माउंटेनियर्स हैं, पर्वतारोही है। अब जब सीजन आता है तो सीजन के टाइम पे जो है अब इतने लोगों को जो है ये एक्सेसिबल हो गया, और कुछ एक के बाद एक सबसे पहले बच्चे तेंजिंग नोर्गे और हिलेरी क्लिंटन के द्वारा, सबसे पहले जो है आपका एडमंड हिलेरी के द्वारा और तेंजिंग नोर्गे के द्वारा फतह किया गया था माउंट एवरेस्ट। ठीक है, उसके बाद जो है आपका, अगर आप लोग आंकड़ा देखेंगे तो लगभग जो है बहुत सारे लोगों के द्वारा, 50,000 से ज्यादा लोगों के द्वारा जो है आपका फतह किया जा चुका है माउंट एवरेस्ट। ठीक है, और अब यहाँ पे क्या होता है कि कुछ लोग तो फतह करके वापस आ जाते हैं, कुछ लोग जो है सर्वाइव नहीं कर पाते हैं यात्रा करने से पहले, यात्रा पूरी करने के बाद जो है माउंट एवरेस्ट पे ही जो है खत्म हो जाते हैं। ठीक है, जिसके कारण उनकी जो डेड बॉडी है वो यहीं पे रहती है, क्योंकि डेड बॉडी को वहां से लाना जो है वापस बेस कैंप पे लाने के लिए, उसके लिए भी जो है अलग ही जो है रिसोर्सेज चाहिए, है ना। तो इस तरीके से जो है यहाँ पे इस प्रकार का जो कचरा है वो धीरे धीरे जो है आपका बढ़ रहा है ना, जिसके कारण नेपाल गवर्नमेंट के द्वारा अब जो माउंट एवरेस्ट है ये एक्चुअल में लोकेटेड है नेपाल में, है ना। नेपाल हिमालय में जो है आपका लोकेटेड है, तो यहाँ से रिलेटेड जो डिसीजन है वो नेपाल गवर्नमेंट के द्वारा ही लिए जाते हैं। तो माउंट एवरेस्ट से रिलेटेड जो डिसीजन आपका आया है नेपाल की सरकार ने कहा है कि अब माउंट एवरेस्ट पे वही व्यक्ति चढ़ेगा जिसने पहले 7,000 मीटर से अधिक की कम से कम एक चोटी पर चढ़ाई की हो, है ना, क्योंकि इसकी जो हाइट है वो है 8,000 मीटर, है ना, 8,000 से ज्यादा की हाइट है। तो नेपाल गवर्नमेंट ने कहा है कि जो व्यक्ति 7,000 मीटर की चोटी को कम से कम एक बार पहले चढ़ा हो, क्योंकि अगर जिसने 7,000 चढ़ाई की होगी ओब्वियस सी बात है कि वो थोड़ा सा ज्यादा अच्छा माउंटेनियरिंग होगा, है ना। और यहाँ पे जो मृत्यु दर है माउंट एवरेस्ट पे वो थोड़ी सी कम होगी, है ना। तो इसके कारण जो है इन्होंने डिसीजन लिया है कि 7,000 मीटर से अधिक की कम से कम एक चोटी पर चढ़ाई की हो, उसी को जो है माउंट एवरेस्ट पे जाने दिया जाएगा, उसी को जो है आपका परमिट दिया जाएगा। ठीक है, और अभी आधिकारिक डेटा जैसे मैं आपको बता रही थी कि 1953 में सबसे पहले हिलेरी और तेंजिंग नोर्गे की फतह के बाद में लगभग 9,000 पर्वतारोही ने माउंट एवरेस्ट पर सफलतापूर्वक चढ़ाई की है, और 300 से ज्यादा लोग जो है आपके यहाँ पर उन्होंने अपनी जान गंवाई है। ठीक है, तो मतलब 300 बॉडी आप लोग कह सकते हैं। बहुत सारे लोगों को तो वापस लाया जाता है, लेकिन बहुत सारे लोग जो है वहीं पे रह जाते हैं ना, तो उनकी बॉडी जो है वो माउंट एवरेस्ट पे जो है आपका वेस्ट बन जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप लोग देखेंगे तो नेपाल गवर्नमेंट के द्वारा अभी ये डिसीजन लेने की बात की गई है, ये आपको याद रखना है। और बच्चे माउंट एवरेस्ट की हाइट के बारे में क्वेश्चन अभी आ रहा है, तो माउंट एवरेस्ट की हाइट थोड़ा सा याद रखना कि जो नई हाइट है माउंट एवरेस्ट की वो है 8,848.86। ठीक है, 0.86 से याद रखना, ये इसकी हाइट है। ये दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है, और दुनिया की जो सबसे दूसरी ऊंची चोटी है वो है आपकी माउंट K2। ठीक है, ये कितनी है, 8,611 मीटर इसकी हाइट है। दोनों की हाइट याद रखनी है आपको, और नेपाल सरकार ने डिसीजन लिया है, और ऑब्वियस सी बात है बहुत अच्छा डिसीजन लिया है ना, क्योंकि यहाँ पे आप ट्रैफिक देखेंगे अगर माउंट एवरेस्ट पे, रश देखेंगे और माउंट एवरेस्ट पे, तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए ना। ये बच्चे इकोलॉजिकल जो हम इम्बैलेंस देखते हैं ना, वो इसी कारण तो क्रिएट होता है। कहीं पे भी आप लोगों ने भी इन्वायरमेंट पढ़ा आरआरबी जेईई के लिए, तो हम पूरे इन्वायरमेंट सब्जेक्ट में आप लोगों ने एक चीज नोटिस की होगी, तो हम यही पढ़ रहे हैं कि इम्बैलेंस आ रहा है ना, असंतुलन के कारण जो है आपका वो चीजें इधर से उधर हो रही हैं, चाहे वो क्लाइमेट चेंज है, आपका ग्रीन हाउस इफेक्ट है, आपका ओजोन डिप्लीशन है, कोई भी पर्यावरण समस्या जो है वो इम्बैलेंस के कारण आती है। और इम्बैलेंस कब आता है, जब हम चीजों का जरूरत से ज्यादा जो है दहन शुरू कर देते हैं, है ना। तो ये वही चीज है आपका, और नेपाल सरकार ने इसमें आपका डिसीजन लिया है। तो चलिए बच्चे, आज के सेशन को यहीं पे समाप्त करेंगे, मिलेंगे फिर कल के सेशन में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, अपना खूब सारा ख्याल रखिएगा। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।